करने वाली एक संस्था ने स्टारलिंक से बढ़ रहे खतरे से शी जिनपिंग को आगाह किया। इस संस्था के मुताबिक चीन को मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम को हर हाल में निशाना बनाना चाहिए। खबर तो यह भी है कि चीन इसके लिए ऐसी तकनीक तैयार करने में जुटा है जिसकी मदद से स्टारलिंक की हर हरकत पर नजर रखी जा सके, जिसके बाद वो उसे हैक करने की योजना बना रहा है ताकि चीन अमेरिकी सेना की इस महाशक्ति को वक्त रहते खत्म कर दे। क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इलॉन मस्क के इस स्टारलिंक नेटवर्क सिस्टम के जरिए बेहद खतरनाक प्लानिंग की है। खबर है कि अमेरिका इस सिस्टम की मदद से स्टारशिप रॉकेट का एक बेड़ा तैयार करना चाहता है, जिसके जरिए वो सिर्फ 60 मिनट में ही दुनिया में कहीं भी अपने हथियारों को भेज सकता है। मतलब युद्ध की स्थिति में अमेरिका 1 घंटे में अपने हथियारों को जंग के मैदान में उतार देगा। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि इस स्टारशिप रॉकेट के जरिए सेना के लिए दूसरी चीजों को भी भेजा जा सकता है और इलॉन मस्क की कंपनी जल्द ही इसे बनाने का काम शुरू करने वाली है। यानी साफ है कि चीन के साथ जंग की सूरत में अमेरिका अपने हथियारों को तुरंत युद्ध के मैदान तक पहुंचाना चाहता है। वैसे चीन से पहले रूस ने भी इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट को धमकी दी थी। जब जंग की शुरुआत में ही रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन में इंटरनेट बंद हो गया था, तब दावा किया गया था कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की मदद से यूक्रेन में इंटरनेट सुविधा मिलने लगी थी और इससे यूक्रेन की सेना को जंग लड़ने में नई ताकत मिली। जेलेंस्की के सैनिकों ने इसकी मदद से अपने ऑपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम दिया। असल में स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक सैटेलाइट नेटवर्क सिस्टम है जिसमें हजारों छोटी बड़ी सैटेलाइट हैं और उन सभी सैटेलाइट को एक साथ जोड़कर पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच अपनी करतूतों की वजह से पाकिस्तान सऊदी अरब से मिलने वाली मदद से हाथ धो बैठा। ये दावा इमरान सरकार में मंत्री रहे हारून शरीफ ने किया। पाकिस्तान कंगाली के कगार पर है, उसे विदेश से मिलने वाली मदद की जरूरत है और सऊदी अरब ने मदद का हाथ भी बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान के भ्रष्टाचार ने वहां के क्राउन प्रिंस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यानी गृह युद्ध और कंगाली के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान पर उसकी करतूत भारी पड़ गई। इमरान सरकार में मंत्री रहे हारून शरीफ तो यही दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $20 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान उसकी वो शर्त नहीं पूरी कर पाया जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि उसे इन पैसों को नेताओं और भ्रष्ट अफसरों से बचाना होगा। लेकिन पाकिस्तान वो शर्त पूरी नहीं कर पाया और सऊदी अरब का पाकिस्तान से मोह भंग हो गया। यानी पाकिस्तान ने अपने भ्रष्टाचार की वजह से एक बड़ा मौका हाथ से गंवा दिया और कंगाली के दलदल में फंसा रहा, क्योंकि अगर सऊदी अरब वहां निवेश करता तो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलता। ये बात शहबाज सरकार के मंत्री भी मान रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर ने तो ये तक बोल दिया कि उनका देश उन देशों में शामिल है जिन्होंने भ्रष्टाचार से जूझते हुए विकास किया। मतलब ये कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को इस बात का मलाल है कि पाकिस्तान के हाथ से बड़ा निवेश चला गया। वो अलग बात है कि ये बात पाकिस्तान सरकार खुलकर नहीं बोल रही, जबकि इमरान खान की पार्टी खुलकर कह रही है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा दोस्त गंवा दिया, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे कि सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकाले। डोनेट्स्क के एक इलाके में यूक्रेन पर हुए हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें रूस के समर्थन वाले विद्रोही जंगल में छिपे नजर आए। बताया गया कि ये डोनेट्स्क के लोगों को जोड़कर बनाई गई सेना के लड़ाके थे, जिन्होंने अपने इलाके की तरफ बढ़ रही यूक्रेन की सेना पर जोरदार प्रहार किया। इसके लिए उन लोगों ने अपनी कई तोपों को पहले ही जंगल में तैनात कर दिया था और जैसे ही दुश्मन की आहट मिली उससे गोले दागने शुरू कर दिए। वीडियो में दिखा कि सिर्फ तोप ही नहीं बल्कि यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए रॉकेट हमले का भी सहारा लिया गया। इसके बाद वो कुछ देर के लिए रुक गए। तब तक उनमें एक ने अपने साथियों से दुश्मन की सटीक लोकेशन ली और दूसरे ने रॉकेट लॉन्चर को हमले के लिए तैयार किया, जिसके बाद इशारा मिलते ही एक बार फिर रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। डोनेट्स्क के पीपल्स मिलिशिया ने दावा किया कि उसके इस हमले से यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तबाह हो गए। साथ ही यूक्रेन के कई जवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। रूस ने अपने पड़ोसी एस्टोनिया की हवाई सीमा में हेलीकॉप्टर उड़ाकर उसे धमकाने की कोशिश की तो मीलों दूर बैठा फ्रांस एस्टोनिया के साथ खड़ा हो गया। फ्रांस ने एस्टोनिया के साथ सरप्राइज मिलिट्री ड्रिल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका रूस को लगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही एस्टोनिया ने दावा किया था कि रूस का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में घुस गया था। और एस्टोनिया के रूस पर यह गंभीर आरोप लगाने के ठीक उसी दिन फ्रांस ने अपने करीब 100 पैराट्रूपरों को एस्टोनिया की सेना के साथ ड्रिल करने के लिए वहां भेज दिया। एस्टोनिया में युद्ध अभ्यास का यह फैसला एकदम आनन फानन में लिया गया, क्योंकि कल को अगर रूस ने एस्टोनिया पर हमला किया तो वो भी एकदम अचानक ही होगा
और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसलिए जंग के बिल्कुल उन्हीं हालात को ध्यान में रखते हुए फ्रांस ने एकदम शॉर्ट नोटिस पर मिलिट्री एक्सरसाइज की। जैसे ही फ्रांस के सैनिक एस्टोनिया में तय जगह के ऊपर पहुंचे, उन्होंने सैकड़ों फीट की ऊंचाई से चलते विमान से एक के बाद एक छलांग लगा दी और आसमान में पैराशूट ही पैराशूट नजर आने लगे। जमीन इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। एकनाथ शिंदे ने गवर्नर और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को लिखी चिट्ठी, 37 विधायकों के समर्थन का किया दावा। चिट्ठी में खुद को बताया विधायक दल का नेता। शिवसेना ने विधानसभा उपाध्यक्ष से की एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों की शिकायत। शिंदे समेत 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर दिया जवाब, कहा कानून जानते हैं इसलिए ऐसी धमकियों से डरते नहीं। महाराष्ट्र संकट के बीच शरद पवार का बड़ा बयान, कहा विधानसभा में होगा बहुमत का फैसला, उद्धव बने रहेंगे सीएम, बागी विधायक को चुकानी होगी बड़ी कीमत। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। फ्लोर टेस्ट के लिए शिवसेना तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना के संपर्क में 10 से ज्यादा बागी विधायक, पार्टी में लौटने की जताई उम्मीद। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई सभी जिला प्रमुखों की बैठक। दोपहर करीब 12:30 बजे मातोश्री में होगी बैठक। चीन में आयोजित 14वें ब्रिक्स सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, आपसी सहयोग को बताया ताकत। सम्मेलन में पुतिन और जिनपिंग भी मौजूद। हमारा आपसी सहयोग वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी में उपयोगी योगदान दे सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन करेंगे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा समेत एनडीए के सभी नेता रहेंगे मौजूद। असम के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे, राहत बचाव का काम जारी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया हवाई सर्वेक्षण। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा हालात पर हमारी नजर, हर संभव करेंगे मदद। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिका में एक तरफा कार्रवाई का लगाया था आरोप। रूस से जारी जंग के बीच यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन की सदस्यता की उम्मीदवारी पर लगाई मुहर। ज़ेलेंस्की ने कहा ये ऐतिहासिक क्षण। А може спочатку відбудуємо Україну? चीन और अमेरिका में हुई है। ऊपर से यूक्रेन संकट के बाद तो तेल का खेल ही बदल गया। कई देशों ने रूस के तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि वो रिफाइनरी बंद होने की नौबत आ गई जो सिर्फ रूस के कच्चे तेल पर निर्भर थी। जबकि यूरोप में हालात अलग हैं। वहां तो रिफाइनरी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करती हैं। जैसे ही यूरोप में नेचुरल गैस महंगी हुई, वहां पेट्रोल और डीजल बनाने की लागत भी बढ़ गई। इस बीच रूस के कच्चे तेल के कारोबार से जुड़ी एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि एक भारतीय कंपनी रूस की सबसे बड़ी मददगार साबित हुई है। मदद भी ऐसी जिसके बिना रूस के लिए दुनिया के किसी भी देश को कच्चा तेल बेचना नामुमकिन हो सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े किसी भी जहाज को एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब वो जहाज पूरी तरह सुरक्षित हो, उसमें सुरक्षा के इंतजाम होने के अलावा उसका इंश्योरेंस कराया गया हो, उसमें वही सामान हो जो दस्तावेजों में लिखा हो। ये सभी बातें तब मानी जाएंगी जब जहाज के पास एक खास तरह का सर्टिफिकेट होगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज यानी IACS भारत की एक ऐसी संस्था है जो इस तरह के सर्टिफिकेट दे सकती है। दुनिया में केवल 11 कंपनियों को ही सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है और भारत की IACS उन 11 में शामिल है। वैसे तो रूस की एक कंपनी का नाम भी उन 11 संस्थाओं में है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद लगे प्रतिबंध रूस को भारी पड़ गए। रूस की सर्टिफिकेट देने वाली कंपनी से यह अधिकार छीन लिया गया, जिसके बाद रूस के जहाजों के लिए सर्टिफिकेशन एक बड़ी चुनौती बन गई। लेकिन दावा यह है कि भारत की कंपनी IACS इस मुसीबत के वक्त में रूस के काम आ गई। और यह दावा IACS की वेबसाइट पर मिली जानकारी के आधार पर किया जा रहा है। खबर है कि रूस की एक बड़ी जहाज कंपनी की एक सहायक कंपनी दुबई में है। नाम है SCF मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसके पास 80 से ज्यादा जहाज हैं। मतलब कंपनी है तो दुबई की, लेकिन रूस की बहुत बड़ी जहाज कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। दावा यह है कि इसी कंपनी के जहाजों को IACS की तरफ से सर्टिफिकेट मिला है।
जिसके दम पर कंपनी के जहाज न सिर्फ समुद्र में उतर रहे हैं बल्कि रूस का कच्चा तेल दुनिया भर में पहुंचा भी रहे हैं। कच्चे तेल के अलावा भी कई चीजों की सप्लाई इन जहाजों के दम पर हो रही है। हालांकि इस जानकारी पर IACS ने अभी खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर ये दावा सही है तो मतलब साफ है, रूस का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस वक्त भारत की मदद से ही चल रहा है। फ्रांस में संसदीय चुनाव के नतीजे सामने आते ही वहां एक बार फिर पुतिन सरकार बनने के कयास लगने लगे। पुतिन सरकार इसलिए क्योंकि रविवार को फ्रांस में हुए चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया और पुतिन की पुरानी दोस्त और फ्रांस की राइट विंग की नेता मारीन ले पेन किंग मेकर बनकर उभरी, जिनकी पार्टी के प्रदर्शन ने फ्रांस में सबको हैरत में डाला हुआ है। फ्रांस में संसद में बहुमत के लिए 289 सीटें चाहिए, लेकिन मैक्रों के गठबंधन को 245 सीटें मिली। मगर मारीन ले पेन की नेशनल पार्टी भले ही तीसरे नंबर पर रही, लेकिन 89 सीटें जीतकर उसने इतिहास रच दिया। मारीन ले पेन की पार्टी के इतने बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद किसी को नहीं थी। संसद में बहुमत खो देने से इमैनुअल मैक्रों अपनी सरकार के बनाए कानून संसद में पास नहीं करा पाएंगे। इसी वजह से मैक्रों ने मारीन ले पेन से मुलाकात की ताकि आगे का रास्ता निकाला जा सके। मतलब राष्ट्रपति बनने के महज 2 महीने बाद ही उन्हें उन मारीन ले पेन से मदद मांगनी पड़ी जिन्हें हराकर वो दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे। अभी अप्रैल में ही इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति चुनाव में मारीन ले पेन को हराया था, लेकिन फ्रांस के संसदीय चुनाव ने पूरा खेल ही पलट दिया और मारीन ले पेन फिर से फ्रांस की राजनीति का अहम किरदार बन गई, जिसकी वजह से 2 महीने बाद एक बार फिर फ्रांस में पुतिन सरकार बनने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। क्योंकि अगर मारीन ले पेन मैक्रों का साथ देने को राजी हुई तो जाहिर तौर पर वो अपनी शर्तें भी सामने रखेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि गाहे बगाहे पुतिन का फ्रांस की राजनीति में थोड़ा बहुत ही सही पर असर देखने को मिले। क्योंकि 53 साल की मारीन ले पेन पुतिन की इतनी करीबी हैं कि पिछली बार फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते वक्त वो उनसे मिलने के लिए रूस तक गई थी। बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट तो ये तक कहती हैं कि मारीन ले पेन रूस के एक बैंक से 2014 में लोन भी ले चुकी हैं। और इससे भी बड़ी बात यह कि वो नेटो के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने ये वादा तक किया था कि अगर वो जीती तो फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने इमैनुअल मैक्रों को ये कहकर घेरा भी था कि उनका ध्यान रूस और यूक्रेन पर ही लगा हुआ है। और तो और मारीन ले पेन रूस पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ भी खड़ी रही हैं। खबर है कि दुनिया की सबसे बड़ी निजी सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स चलाने वाले इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट को चीन बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है। चीन को इस बात का डर है कि हजारों सैटेलाइट का यह नेटवर्क सिस्टम आने वाले दिनों में उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और इसी बात ने चीन की टेंशन इतनी बढ़ा दी कि वो अब किसी भी कीमत पर स्टारलिंक को हैक करने में जुट गया। यानी उसका इरादा स्पेस में जंग छेड़ने का है, क्योंकि स्टारलिंक महज एक निजी कंपनी का सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है, बल्कि एलन मस्क का ये पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका की निगरानी में चल रहा है। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लेकर ही अपनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजती है। ऐसे में अगर चीन ने इसे छेड़ा तो उसे इसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि तब अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। यानी आने वाले दिनों में स्पेस वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि चीन इन बातों को अच्छी तरह जानता है, इसके बावजूद वो स्टारलिंक के पीछे पड़ा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए न केवल दुनिया के कई देशों को सस्ता ब्रॉडबैंड इंटरनेट मिल रहा है, बल्कि दावा है कि इस हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में भी किया जा रहा है, जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की की सेना इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार अब पाकिस्तान से भी जुड़ गए हैं। मतलब ये कि हर गुजरते दिन के साथ इस हत्याकांड से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की नई थ्योरी के मुताबिक मूसेवाला को मारने के लिए ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे गए थे, और उन हथियारों के जरिए ही सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी और उसके 2 साथियों से पूछताछ के बाद यह दावा किया। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटरों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे, जिनमें 8 हैंड ग्रेनेड, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 डेटोनेटर और एक AK-47 भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस की जांच में इस बात का भी पता चला कि पाकिस्तान से भेजे गए हथियार पंजाब के तरन तारण पहुंचे थे, जिसके बाद वो हथियार शूटरों के 2 मॉड्यूल को लीड कर रहे प्रियव्रत उर्फ फौजी तक पहुंचाए गए। दावा है कि हत्याकांड से करीब 2 हफ्ते पहले ही हमलावरों के पास पाकिस्तान से भेजे गए हथियार पहुंच गए थे, और इसके लिए हथियारों की डेड ड्रॉप डिलीवरी हुई थी। मतलब ये कि हथियार लेने वाला और हथियार देने वाला एक दूसरे को नहीं जानते थे। शूटर फौजी से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि हथियारों की डिलीवरी लॉरेंस गैंग के जैक स्पैरो ने की थी। असल में जैक स्पैरो गैंग का वो सदस्य है
जिसे कोई नहीं जानता और न ही पुलिस के पास उसका कोई हुलिया है। वो कैसे काम करता है और किस तरह हथियारों को शूटरों तक पहुंचाता है, इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं है। इसीलिए उसे जैक स्पैरो नाम दिया गया है, जो हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का एक किरदार है जो दुश्मनों को चकमा देने में माहिर होता है। हालांकि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जैक स्पैरो की पहचान करने और उसे पकड़ने में जुट गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का यह भी दावा है कि मूसेवाला की हत्या से पहले उन्हें 6 बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन हमलों में मूसेवाला बाल बाल बच गए थे। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि पिछले 3 साल से मौत सिद्धू मूसेवाला का साये की तरह पीछा कर रही थी। एक बार तो उन्हें जान बचाने के लिए दिल्ली के एक होटल से भागना तक पड़ गया था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने फोन पर मूसेवाला को जान से मारने की धमकी भी दी थी। दावा यह किया गया कि उस वक्त मूसेवाला के जवाब से लॉरेंस बिश्नोई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला ने लॉरेंस बिश्नोई को यह तक कह दिया था कि उसे जो करना है वो कर ले, मेरी गन हमेशा लोड ही रहती है। पंजाब पुलिस का दावा है कि मूसेवाला के इस जवाब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आग बबूला हो गया था और इसके बाद से वो हाथ धोकर मूसेवाला के पीछे पड़ गया था। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि हत्या वाले दिन यानी 29 मई से पहले भी मूसेवाला को मारने की प्लानिंग की गई थी और वो तारीख थी 27 मई, यानी हत्या वाले दिन से 2 दिन पहले। पुलिस का दावा है कि उस रोज भी सिद्धू मूसेवाला बिना सिक्योरिटी कहीं जाने के लिए निकल गए थे, लेकिन बताया यह जा रहा है कि उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के शूटर तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से यह प्लान फेल हो गया था। इससे पहले एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान भी मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की गई थी, लेकिन उस दिन भी भीड़ ज्यादा होने की वजह से शूटरों को उन पर हमला करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद मूसेवाला को उनके घर के अंदर मारने की साजिश रची गई। इसके लिए शूटर फैन बनकर उनके घर जाने की फिराक में थे, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से हथियार अंदर ले जाना संभव नहीं था। इसके बाद घर के अंदर ग्रेनेड फेंकने की साजिश रची गई, लेकिन इसमें मूसेवाला के बच निकलने की संभावना ज्यादा थी और इसीलिए इस प्लान को भी छोड़ दिया गया। पुलिस का दावा है कि मूसेवाला को मारने के लिए 15 दिन से उनका पीछा किया जा रहा था और कई बार उनके घर की रेकी की गई थी। मतलब यह कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर काफी दिनों से मूसेवाला को मारने की ताक में थे। पुलिस का दावा यह भी है कि मूसेवाला की हत्या के लिए शूटरों ने ऑपरेशन वर्दी शुरू की थी। असल में कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला को घर में घुसकर मारने की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पंजाब से लंबी कदकाठी के 3 लड़कों को तैयार किया गया था। प्लानिंग ये थी कि तीनों लड़के पुलिस की वर्दी में सिद्धू मूसेवाला के घर के अंदर जाएंगे और फिर उसे गोली मार देंगे, लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि पुलिस की वर्दी पर नेम प्लेट नहीं थी। बिना नेम प्लेट गेट पर ही सिक्योरिटी के उन्हें रोकने और पहचानने का खतरा था, जिसकी वजह से इस प्लान को भी बदल दिया गया। मतलब ये कि पिछले कई महीनों से मूसेवाला को मारने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन अच्छी किस्मत की वजह से मूसेवाला बार बार हमलावरों से बचकर निकल जा रहे थे। लेकिन 29 मई को उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। पुलिस का दावा है कि हरियाणा के संदीप उर्फ केकड़ा ने यह खबर दी कि मूसेवाला एक बार फिर बिना सिक्योरिटी और बिना बुलेट प्रूफ कार के कहीं जाने निकले हैं। फिर क्या था, मूसेवाला को मौत के घाट उतारने की फिराक में बैठे 6 शूटर 2 गाड़ियों से उनके पीछे लग गए और फिर मौका पाते ही उन्हें बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया। दावा यह किया गया कि मूसेवाला को मारने के लिए 10 अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। शूटर फौजी से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार सिर्फ बैकअप के लिए थे और मूसेवाला को उनकी सुरक्षा में तैनात गनमैन के साथ ही ग्रेनेड से उड़ाने की तैयारी की गई थी। असल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मारने के लिए एक बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा था और दिल्ली पुलिस का दावा है कि अगर मूसेवाला बुलेट प्रूफ कार और सिक्योरिटी के साथ होते तो उन पर पहले हथियारों से अटैक किया जाता और जरूरत पड़ने पर उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता। दिल्ली पुलिस का दावा है कि शूटर फौजी और उसके साथियों से जो हथियार मिले हैं उनमें हैंड ग्रेनेड भी शामिल हैं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी तक को उड़ाने की ताकत रखते हैं। हालांकि हत्या वाले दिन शूटरों को ग्रेनेड चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने में प्रियव्रत उर्फ फौजी सबसे अहम किरदार है। वो न सिर्फ शूटरों को लीड कर रहा था बल्कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ सीधे संपर्क में था और दावा है कि गोल्डी बराड़ ने अप्रैल में मूसेवाला को मारने के लिए उसे 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि हरियाणा का रहने वाला फौजी पिछले कई महीनों से हत्या के केस में फरार चल रहा था और इसी दौरान वो अपने एक पुराने साथी मोनू डागर के जरिए गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया था। इसके बाद फौजी की गोल्डी बराड़ से कई बार बात हुई थी।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड़ ने उसे हथियार और वारदात को अंजाम देने के लिए दूसरे शूटरों का इंतजाम करने का काम सौंपा था। बताया जा रहा है कि फौजी महाराष्ट्र के पुणे के एक आर्मी स्कूल का स्टूडेंट रह चुका है, लेकिन ड्रग्स की लत के चलते वो अपराध की दुनिया में घुस गया था। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही पंजाब पहुंच गया था और एक गांव में किराए के मकान में रह रहा था। इस दौरान उसने सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी भी करवाई थी और मूसेवाला के गार्डों से बातचीत भी की थी। तो हर दिन मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। हत्याकांड में गिरफ्तारी भी हो रही है। आपको बता दें कि अब पुलिस ने बलदेव उर्फ निक्कू की गिरफ्तारी की है। मामले में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के प्रमोद बान के मुताबिक बलदेव ही सिद्धू मूसेवाला की लगातार रेकी कर रहा था और मूसेवाला की हर मूवमेंट की जानकारी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ तक पहुंचाता था। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि बलदेव ने ही लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को गैर कानूनी तरीके से कनाडा भेजने में मदद की थी। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी बलदेव की गिरफ्तारी की गई है। सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने का आरोप बलदेव पर ही है। आपको यह भी बता दें कि गैंगस्टर गोल्डी को वो तमाम जानकारी लगातार पहुंचा रहा था। हमने बलदेव एलियस निक्कू को भी अरेस्ट करा है, जो कि केकड़े के साथ मेन रेकी करने में, फॉलो करने में और कॉन्टैक्ट सीधा थ्रू गोल्डी बराड़ एंड सचिन टू इन्फॉर्म द शूटर्स कि उन काम करना है, किले करना है एंड हाउ गिविंग ऑल द डिटेल्स। मूसेवाला मर्डर में एक और आरोपी बलदेव चौधरी उर्फ निक्कू की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि लुधियाना की CIA टीम उससे पूछताछ कर रही है। वहीं न्यूज़ 18 की टीम ने उस जगह पर पहुंचकर जायजा भी लिया। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े मामले में एक नया मोड़ आया है। लुधियाना पुलिस की CIA ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज का दोस्त था। जी हाँ, उसका नाम है बलदेव चौधरी और CIA की टीम इसी दफ्तर के अंदर बलदेव चौधरी को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि लुधियाना के मोतीनगर थाना पुलिस ने एक पुराने मामले में बलदेव चौधरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन CIA की टीम ने इस केस में, इस मामले में बलदेव चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला से जुड़े कई राज बलदेव चौधरी खोल सकता है। क्योंकि बलदेव चौधरी के बारे में लुधियाना पुलिस कमिश्नर का ये दावा है कि उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें उनके हाथ लगी हैं जो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई और बलदेव चौधरी के बीच ताल्लुकात को स्थापित करती हैं। यानी जो बलदेव चौधरी है वो लॉरेंस बिश्नोई का नज़दीकी रहा है और एक्टिव रहा है उसके साथ, तो कहीं ना कहीं उसका जुड़ा हुआ जो तार है वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहा है। और यही वजह है कि लगातार लुधियाना पुलिस इस पूरे मामले में बलदेव चौधरी से लगातार पूछताछ कर रही है और कोशिश कर रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दिन बलदेव चौधरी कहाँ था, उसकी लोकेशन कहाँ थी, क्या कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट तो नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें पुलिस की जांच में इस वक्त शामिल हैं। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, मूसेवाला मर्डर में नया पर्दाफाश हुआ है। जी हां, फतेहाबाद जिले के करीब 8 से 9 अलग अलग ठिकानों पर मूसेवाला के शूटर्स रुके थे। ये बड़ी जानकारी आ रही है। मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने से पहले शूटर जब भी मानसा जाकर मूसेवाला की रेकी करके आते थे, तब हर बार उन शूटर्स को फतेहाबाद के अलग अलग ठिकानों पर गोल्डी के गेस्ट बनकर रुकवाया जाता था, ताकि किसी को भी शक ना हो। हर रेकी के बाद गोल्डी बराड़ प्रियव्रत फौजी को रुकने की जगह बताता था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 से 9 जगह ऐसी थी जहां पर शूटर्स रुकते थे जब वो रेकी करने के लिए पहुंचते थे। सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने के बाद वो बतौर गेस्ट इन जगहों पर रुकते थे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में न्यूज़ 18 को कवरेज से रोकने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के सिंधवा में न्यूज़ 18 की टीम को उन्होंने कवरेज करने से रोक दिया था। इन तीनों आरोपियों के पास 6 देसी पिस्टल जब्त हुई है। ये तीनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिन पर पुलिस ने इनाम भी रखा था। आपको बता दें कि दरअसल लॉरेंस गैंग को सेंधवा से हथियार सप्लाई का पर्दाफाश होने के बाद न्यूज़ 18 की टीम सेंधवा के उमटी गांव पहुंची थी। खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का बड़ा प्लान रेडी है, या यूं कहें कि बीजेपी ने देश में तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री अगले 1 साल में पूरे देश का दौरा करेंगे। अलग अलग जगहों पर उनकी सभाएं होंगी। मतलब ये कि बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मैदान में उतरने के लिए रेडी है।
2024 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इन 2 साल में जीत की जमीन तैयार करना चाहती है, जिसके लिए उसने अपने सबसे बड़े चेहरे पर दांव खेला। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा प्लान बनाया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री अगले 1 साल में देश भर का दौरा करेंगे और वहां उनकी सभाएं होंगी। 2019 में जब बीजेपी ने अपने दम पर 300 सीटों का आंकड़ा पार किया था, तो उस जीत के नायक बने थे प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने अपनी मेहनत से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बना दिया था। और एक बार फिर प्रधानमंत्री वही कहानी दोहराने की राह पर चल पड़े हैं। खबर है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री के दौरों की प्लानिंग के लिए एक टीम बनाई और ये टीम प्रधानमंत्री के अगले 1 साल में होने वाले कार्यक्रम पर ध्यान देगी। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम के दौरे की तैयारियां करने वाली इस टीम के संयोजक होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और सह संयोजक होंगे राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन और अलका गुर्जर भी इस टीम का हिस्सा हैं। खबर है कि बीजेपी के सभी दिग्गज प्रधानमंत्री के अगले 1 साल के कार्यक्रम को बनाने के लिए अभी से जुट गए हैं। ये हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी अलग अलग राज्यों में भी ऐसी ही टीम बना रही है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री के देश भर में सभाएं करने के प्लान पर केंद्र से राज्य तक काम होगा। ये बात किसी से नहीं छिपी कि प्रधानमंत्री अकेले अपने दम पर किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिनमें 4 पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल था, वही उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। और उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगातार अपने दम पर दूसरी बार सरकार बनाई। इस जीत का क्रेडिट भी प्रधानमंत्री को ही जाता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियां की और यूपी में कमल खिला दिया, और 2024 में भी वो वही करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के जश्न में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने खुद भी ये कहा था कि 2022 के नतीजों ने 2024 की जमीन तैयार कर दी है। वैसे 2014 के बाद से बीजेपी ने अपने काम करने के तरीके में बदलाव किया है। जहां विपक्ष प्रचार के लिए चुनाव के समय का इंतजार करता है, तो वहीं बीजेपी पहले से ही जमीन पर काम करना शुरू कर देती है। माना जा रहा है कि 2024 में भी इसी रणनीति के तहत काम होगा और प्रधानमंत्री अगले 1 साल में देश भर का दौरा करेंगे, जिससे बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी का चांस बढ़ सकता है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां सियासी संकट और गहराता जा रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी स्थिति महाराष्ट्र के सियासी दंगल में और मजबूत होती जा रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना उनकी शिकायत लेकर डिप्टी स्पीकर के पास पहुंच गई है। जी हां, इस बीच शिवसेना से भागे हुए एकनाथ शिंदे ने बड़ी चाल चलते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में शिंदे ने 37 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इतना ही नहीं, इस चिट्ठी में शिंदे ने खुद को विधायक दल का नेता भी बताया है। तो लगातार महाराष्ट्र में जो सियासी संग्राम है वो आगे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ शिवसेना वार कर रही है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पलटवार भी कर रहे हैं। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से शिवसेना ने शिकायत की, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी चिट्ठी लिखकर ये बात जता दी, ये कह दिया कि 37 विधायकों का समर्थन उनके साथ है और खुद को उन्होंने विधायक दल का नेता भी इस चिट्ठी के जरिए बताया। और बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठापटक के बीच शिवसेना के 3 और विधायकों समेत कुल 5 विधायक गुवाहाटी के उस होटल में पहुंचे जहां एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायक इस वक्त ठहरे हुए हैं। शिवसेना के जो 3 विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं, उनमें दादाजी भौसे, संजय राठौड़ और रविंद्र फाटक का नाम शामिल है। बाकी 2 निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार और गीता जैन भी पहुंचे। होटल पहुंचने पर एकनाथ शिंदे ने उनका जोरदार स्वागत किया। इन विधायकों के पहुंचने के बाद गुवाहाटी के होटल में ठहरे कुल विधायकों की संख्या अब 47 हो गई है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के 2 से 3 और विधायक आज गुवाहाटी पहुंच सकते हैं, तो 37 का आंकड़ा जो था उससे और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ आंकड़ा नजर आ रहा है। 47 तक नंबर पहुंच चुका है। इस बीच शिवसेना के नवनियुक्त विधायक दल के नेता अजय चौधरी ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष से एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि अजय चौधरी ने विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल से मुलाकात करके विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। एकनाथ शिंदे के अलावा जिन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई, उनमें आपको बता दें तालाजी सामंत, प्रकाश सुर्वे, बालाजी केणकर और अनिल बाबर के नाम भी शामिल हैं। कल हमने पार्टी की मीटिंग बुलाई थी सभी विधायकों की। उस मीटिंग के पहले उसकी नोटिस जारी कर दी थी। उस नोटिस में हमने लिखा था कि आप इस मीटिंग को अगर नहीं आए तो आपके ऊपर संविधान के अनुसार कानूनन कार्रवाई होगी। अब वो नहीं आए
कुछ लोगों ने नोटिस के जवाब दिए, कुछ ने गलत सलत कारण बताए। तो कारण उसमें लिखा था, कारण अगर प्रभावी नहीं होंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इसके लिए हमने उनके पिटीशन कर दिया आज माननीय उपाध्यक्ष जी को और कहा है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, ये हमारी मांग है। 12 लोग हैं, आज 12 लोगों की नोटिस हमें जारी। इधर इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से 12 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग पर एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार किया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप उन्हें डरा नहीं सकते। शिंदे ने ट्वीट किया कि वो बाला साहेब ठाकरे के असली शिवसेना और शिव सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि कानून वो भी जानते हैं, इसलिए ऐसी धमकियों को वो भाव नहीं देते। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके पलटवार कर दिया है। इधर शिवसेना में चल रहे संकट के बीच जैसे ही उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में इस्तीफे का जिक्र किया, लोगों को शिवसेना में खड़ा हुआ 30 साल पुराना संकट याद आ गया। दिलचस्प ये कि 30 साल पहले बाला साहेब ठाकरे ने जो सियासी दांव चला था, उद्धव ठाकरे का पैतरा भी उससे अलग नहीं है, क्योंकि 30 साल पहले शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन पद छोड़ा नहीं था। उनके इस्तीफे की पेशकश करने से ही सियासत की बाजी पलट गई थी। बहुत बड़ी संख्या में शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए और माहौल बाला साहेब के पक्ष में बन गया। 30 साल बाद उद्धव ने जो चाल चली वो भी ज्यादा अलग नहीं है। फर्क ये है कि उस वक्त फेसबुक नहीं था और बाला साहेब ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए लेख लिखकर अपनी बात रखी थी। लेकिन उद्धव ने फेसबुक लाइव में इस्तीफे का जिक्र किया और फिर मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला भी छोड़ दिया। नतीजा भी साफ दिखा, मुंबई की सड़कों पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर शिवसेना के विधायक खुद उनसे पद छोड़ने को कहेंगे तो वो मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उद्धव के दांव से न तो शिवसेना का संकट सुलझा और न ही एकनाथ शिंदे का पलड़ा कमजोर पड़ा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां मचे सियासी उथल पुथल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शरद पवार ने बागी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि एक बार विधायक मुंबई लौट आएंगे तो स्थिति बदल जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा और एक बार जब सभी विधायक मुंबई आ जाएंगे तो तस्वीर कुछ और होगी। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर केस हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। साथ ही शरद पवार ने आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे पर भी उन्होंने निशाना साधा। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले 2.5 साल पहले कहां थे? 2.5 साल में इन्हें हिंदुत्व याद आखिर क्यों नहीं आया? इसलिए बात है कि 2.5 साल ये जो कहते हैं वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ थे। 2.5 साल यानी 1 दिन 2 दिन 4 दिन की, और ये 2.5 साल में जब हुकूमत हाथ में लेने के लिए उनको मौका मिला तब इसमें शामिल हो गए। तब उन पर हिंदुत्व का सा इशू इनके मन में कभी आया नहीं। ये एक एक्सक्यूज है, दूसरा कुछ नहीं। इधर इस बीच आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ट्वीट कर एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर पलटवार किया। बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि शरद पवार शिवसेना के बागी विधायकों को धमका रहे हैं। राणे ने कहा कि अगर बागी विधायकों को विधानसभा में किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। तो आरोप लगा है शरद पवार पर कि धमका रहे हैं वो विधायकों को, अंजाम भुगतने तक की चेतावनी नारायण राणे की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर, नारायण राणे ने ट्वीट कर शरद पवार पर यह पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि शरद पवार विधायकों को धमकाने का काम कर रहे हैं। जो बागी विधायक है उन्हें धमकाने का काम किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी गई। तो नारायण राणे ने ट्वीट के जरिए शरद पवार पर यह पलटवार किया है और उनसे ये कहा है कि इसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे।